हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत जीपीएससी सीरीज में। देखिए, आज हम करने वाले हैं आपके प्रयोगशाला का 48 नंबर वाला क्लास। ठीक है, इसके पहले 47 क्लास आपके आगे हैं, उन सभी वीडियोस को आप देखेंगे और इसमें हम लोग आपके प्रयोगशाला परिचारक और सहायक भर्ती को ठीक है पूरी तरीके से ध्यान में रखकर इसकी तैयारी करा रहे हैं। तो विज्ञान वाले पोर्शन में ठीक है आज 48 नंबर का क्लास है और इसकी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मैं कोशिश करूंगा डेली इसका क्लास में लाऊं। ठीक है, और इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसको हम लोग कर जाएं। साथ ही याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन का लेवल जो है ना, मतलब पहले तो मीडियम और आपके जो बहुत बेसिक सा रहता है वो लाऊंगा, फिर एडवांस को जैसे ही आपका ठीक है एग्जाम डेट तो वैसे क्लियर ही है ना। तो उसके 15 दिन पहले हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक, और फिलहाल आपका एग्जाम तो जो इसका बेसिक और मीडियम क्वेश्चन है वहीं से निकलने हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा नहीं। ठीक, तो ज्यादा परेशान नहीं होना आपको। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि जीव विज्ञान की कौन सा शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है, ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये कौन सा है, तो वंशानुक्रम पैटर्न। ठीक है, ये बताने हैं। तो देखिएगा, आपका ऑप्शन ए है विकासी जीव विज्ञान, बी मानव शास्त्र, सी अनुवांशिकी और डी जैव प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी अनुवांशिकी। ठीक है, क्या तो अनुवांशिकी। अब चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं दूसरी चीजों को। ठीक है, तो देखिएगा, अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या तो वंशानुक्रम पैटर्न का क्या तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या तो वंशानुक्रम पैटर्न का अध्ययन करते हैं। और ये जो अनुवांशिकी शब्द है, इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, या सबसे पहले चलिए सीख देखते हैं, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो उसको व्यक्ति का नाम है बेटसन। नाम याद रखना, क्या तो बेटसन। और कब किया गया था, तो 1906 में, है ना। बेटसन द्वारा सबसे पहले अनुवांशिकी शब्द का क्या तो प्रयोग किया गया था। और अनुवांशिकी विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो वहां पर आपको नाम याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, देखिएगा, अनुवांशिकी है क्या, तो याद रखिएगा ये मूलभूत गुण है। ठीक, अनुवांशिकी क्या है तो आपको याद रखना है, ये जो है मूलभूत गुण है जो क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ये क्या करता है, संचारित होता है ना। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक गुण जो है क्या होता है, तो यातायात करता है, सिंपल से कहना है। ठीक है, ठीक है, और इसी जीवों का जो संभरण होता है, मतलब ये जो जीव है, ठीक, जैसे माता पिता से उनके कुछ लक्षण या गुण जो है उनके बच्चों में आना, ठीक है, फिर उनके बच्चों में आना, ये कंटिन्यू जो चलते रहता है। ठीक है, इसी के संभरण को क्या तो अनुवांशिकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है, ठीक है, इसी जो मूलभूत गुण है, इसी कारण जो है आपको समानता देखने को मिलती है बच्चों में उनके माता पिता के समान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहां आपसे पूछा गया है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, क्या इस्तेमाल किया गया है कि उच्च मूल्य वाली फसलों। ये क्या होता है कि कोई ऐसा फसल जिसको हम लोग क्या करते हैं, खरीद विक्रय, मतलब जिसका व्यापार करते हैं सिंपल से शब्दों में, तो क्या होता है उसकी कीमत जो है बहुत ही उच्च होती है, बस सिंपल सा है ना। तो सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, ए सेरिकल्चर, बी पिसिकल्चर, सी एपीकल्चर और डी है यहाँ पे हार्टिकल्चर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा, है ना, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन, ये जो हार्टिकल्चर है ये सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हार्टिकल्चर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। ठीक है, चलिए हार्टिकल्चर के बारे में देखते हैं।
तो हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप लोग क्या तो इन सभी चीजों का, सब्जी, फलों, फूलों और साथ ही अनाज, इसका क्या करते हैं तो इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, अब इसका अध्ययन का जो विस्तार है वो कहाँ से होता है तो फसलों को उगाने से लेकर इसका क्या तो खरीद विक्रीत या कहा जाए व्यापार करने तक इसका आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हार्टिकल्चर देखिएगा अभी वर्तमान समय में इसका जो है परिभाषा थोड़ा सा बदला हुआ है ना, कि हार्टिकल्चर अब जो है मानव उपयोग के इस्तेमाल होने के जो पौधे होते हैं, ठीक है, इसमें विज्ञान, तकनीकी और विपणन का भी क्या तो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, इसी कारण हार्टिकल्चर को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, हार्टिकल्चर को दो भागों में बांटा गया है, ऐसा कहे दो भागों में इसको पढ़ा जाता है। एक होता है आपका खाद्य हार्टिकल्चर और दूसरा होता है अखाद्य हार्टिकल्चर। खाद्य हार्टिकल्चर के अंतर्गत उन सभी फसलों को, ठीक है, अध्ययन किया जाता है जो क्या होते हैं, सेवन के लिए होते हैं। ठीक है, जो मानव सेवन के लिए होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे पढ़िएगा आपका ये फल है, सब्जी है और आपका इसके अंतर्गत ओले अनाज। ठीक है, ये खाद्य हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। अखाद्य हार्टिकल्चर के अंतर्गत आपको देखने में मिलेगा फूल और पौधे। ठीक, फूल और पौधे ये क्या है तो अखाद्य हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताने हैं, है ना। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है यहाँ आपको बताना है। ठीक, चलिए देखिएगा अब इसका आपको बताना है। ए सीरोलॉजी, बी साइटोप्लाज्मा, सी साइटोलॉजी और डी इटियोलॉजी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा साइटोलॉजी। ठीक है, इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ये क्या है तो साइटोलॉजी है। ठीक, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या तो कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, जो सेल है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं सीरोलॉजी के बारे में। तो सीरोलॉजी के बारे में याद रखना है आपको, इसके अंतर्गत सीरम, ठीक है, और साथ ही अन्य शारीरिक तरल पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे सीरोलॉजी के अंतर्गत, याद रखिएगा विज्ञान की सीरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सीरम और शारीरिक तरल पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और एटियोलॉजी, एटियोलॉजी के अंतर्गत याद रखिएगा जो रोग और बीमारी होता है ना, जो रोग और बीमारी होता है उसके इलाज या निदान का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक, एटियोलॉजी के अंतर्गत रोग या जो बीमारी है उसका इलाज और निदान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये साइटोप्लाज्म, ये ठीक साइटोप्लाज्म इसी के अंतर्गत है। अब कैसे है इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ठीक मान लीजिए क्या कोशिका, ठीक है, कोशिका है ना। तो कोशिका का स्ट्रक्चर में आपको, चलिए यहाँ पे बेसिक कुछ अभी समझिएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में एक प्रॉपर क्लास लाऊंगा। ठीक है, हम लोग थ्योरी वाली क्लास पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग डिटेल से देखिएगा चीजों को। ठीक, तो कोशिका, कोशिका में क्या तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, तो कोशिका में आपको कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी कोशिका झिल्ली के अंदर अंदर आपको क्या तो केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसी कोशिका झिल्ली के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। और इसी केंद्रक को छोड़कर, ठीक है, केंद्रक को छोड़कर जो अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक, अगर केंद्रक को छोड़ दिया जाए तो केंद्रक को छोड़ने के बाद जो अन्य पदार्थ आपको देखने को मिलता है उन्हीं को क्या तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहा जाता है। उसी को क्या तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है, बस ये इतना सही है। ठीक है, और कौन से पदार्थ होते हैं तो याद रखिएगा जेली नुमा, है ना, जो जेली चॉकलेट खाते हैं आपको उस तरीके की, अर्ध तरल मतलब आधा तरल आधा ठोस होता है, रवेदार इस तरीके का देखने को मिलता है। और साइटोप्लाज्म जो है कोशिका का 70% भाग को क्या करता है, रचना करता है या कैरी करता है। ठीक, कोशिका का 70% भाग किससे मिलकर बना होता है तो साइटोप्लाज्म से, ऐसे आपको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, इपिग्राफी का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। ठीक, चलिए, ए कंकालों का अध्ययन, बी शिलाओं का अध्ययन, सी मानचित्रों का अध्ययन, डी सिक्कों का अध्ययन।
तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका जो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा, क्या पूछा गया है, इपिग्राफी, है ना, इपिग्राफी पूछा गया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, तो इपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, तो याद रखिएगा शिलालेखों का अध्ययन। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसको देखते हैं, कंकाल का अध्ययन। ठीक है, जो कंकाल होता है हमारे शरीर का, जो बॉडी का कंकाल होता है, मतलब हड्डियों का ढांचा जो है कंकाल कहलाता है। तो कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी, ये याद रखना है आपको। ठीक, कंकाल का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक, एपिग्राफी के अंतर्गत आप लोगों ने देखा क्या शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मानचित्र का अध्ययन के लिए आपको याद रखना है, मानचित्र का अध्ययन की जो शाखा है वो क्या कहलाती है, तो याद रखना है कार्टोग्राफी। ठीक, क्या, तो कार्टोग्राफी। ठीक है, मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्टोग्राफी कहलाता है। उसी प्रकार सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है, इसको न्यू मिसमैटिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन का जो शाखा है उसको क्या, तो न्यू मिसमैटिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक, तो फिलहाल आप इतना ही चीज याद रखें, इसके बारे में ज्यादा और है ना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एपिग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। कंकाल का अध्ययन जो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, मानचित्रों का अध्ययन जो है कार्टोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, और सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताने हैं, है ना, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ए हर्पेटोलॉजी, बी ऑप्थेल्मो ऑप्थेल्मोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी, और डी अर्निथोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका, देखिए आपके आपसे पूछा क्या गया है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजी। ये क्या है आपका सही उत्तर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना, मैंने गलत बता दिया आपको, देखिएगा पक्षियों के अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन डी अर्निथोलॉजी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या, तो सही उत्तर आया होगा, वो कौन सा होगा, तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताने हैं। ठीक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी चीज को ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले सेरीकल्चर। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। ए मछली पालन, बी रेशम की खेती, सी पक्षी पालन, और डी मधुमक्खी पालन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा रेशम की खेती से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है, रेशम की खेती से। चलिए इसके बारे में और देखते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो गया कि रेशम कीट का जो पालन का अध्ययन है या रेशम की खेती है उसका, वो किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर से। उसी प्रकार मछली पालन, मछली की पालन जो है विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है आपका पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या, तो मछली पालन किया जाता है। अगला देखेंगे अब पक्षी पालन। ठीक है, पक्षियों का पालन जो है क्या, तो एवी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पक्षी पालन क्या कहलाता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षी, है ना, पक्षी को क्या, तो उनको पालने का, है ना, उनका पालन करने का, उनका भरण पोषण करने का, या उनसे संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो एवी कल्चर कहलाता है। उसी प्रकार मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन के अंतर्गत, ठीक है, तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो आपको याद रखना है ईपी कल्चर के अंतर्गत। क्या नाम याद रखना है आपको, ईपी कल्चर। देखो बहुत सिंपल सा है, ईपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, ईवी कल्चर के अंतर्गत पक्षी पालन का अध्ययन करते हैं, पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन करते हैं, और सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम की खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, और ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। किसका? तो याद रखना है, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन। ठीक, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ए एटियोलॉजी, बी एथनोलॉजी, सी एंटोमोलॉजी और डी इथोलॉजी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इथोलॉजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ अन्य चीज डिस्कस करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या लिखा है? एटियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या, तो रोग जो होता है तो रोग के कारणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, रोग के कारणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एटियोलॉजी के अंतर्गत। उसी प्रकार है एंटोमोलॉजी, इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, कीटों का अध्ययन की कौन सी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिए एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। उसी प्रकार एथनोलॉजी, ठीक है, एथनोलॉजी के अंतर्गत क्या याद किया जाता है? मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो मानव जाति है, ठीक है, उससे संबंधित विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एथनोलॉजी के अंतर्गत। और यहाँ तो आपको पता है ना, पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यही आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, ये आपको बताने हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो याद रखना है हिमेटोलॉजी, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, ये पौधे की प्रजनन प्रणाली, बी रक्त, सी जानवरों के खान पान की आदत और डी हड्डियां। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, वो होगा ऑप्शन बी। तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो या ऐसा कहें, हिमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका? तो रक्त मतलब खून का, क्या? तो हीमोग्लोबिन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य चीजों के बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है आपका, पौधे की प्रजनन प्रणाली। ठीक है, पौधे की क्या? तो प्रजनन प्रणाली। ये याद रखिएगा, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, देखिए जो वृक्ष हैं या जो पौधे हैं, झाड़ियां हैं, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार जानवरों की जो खाने पीने की आदत है, ठीक, उसी प्रकार जानवरों की आपकी जो खाने पीने की आदत है, ये तो पशु विज्ञान अध्ययन है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कुछ, इसको इस तरीके से समझिए आप। देखिए जानवरों की जो खाने पीने की आदत है, ठीक है, जैसे वेटनरी वाला जो है, ये एक्चुअल में क्या है, कोई साइंस का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, जैसे वेटनरी वाले जो डॉक्टर होते हैं, जो पशु आपके है ना डॉक्टर होते हैं, तो विशेषकर उनकी द्वारा इस तरीके का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल समझिए, पशु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर हड्डियों, ठीक है, जो हड्डी के हमारे जो डॉक्टर होते हैं, ठीक, उनके द्वारा इस तरीके का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपके इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी रक्त, है ना। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि मार्फोलॉजी क्या है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, मार्फोलॉजी क्या है, ये आपको बताने हैं। ए कीड़ों का अध्ययन, बी मानव विकास का अध्ययन, सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, डी जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपका होगा, ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी, जीवों की आकृति, है ना, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ठीक है, जीवों का जो शेप है ना, जो उसकी आकृति होती है, ठीक है, उसका आकार लंबा चौड़ा ऊपर नीचे, उसकी संरचना किस प्रकार की संरचना से वो बना हुआ है, और विशिष्ट संरचनात्मक गुण, ठीक है, और उनकी उस संरचना के फलस्वरूप जो गुण निर्मित हुआ है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। ये क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये जो है आपका क्या, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, मतलब हमारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
ए आर्कियोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी और डी एंड्रोलॉजी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक, आप यहाँ पे ना ऊपर नीचे जो ऑप्शन है वो बाय मिस्टेक आ गया, फिर आप ऑप्शन को सही मानिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो एंथ्रोपोलॉजी ये आपका सही अध्ययन है, तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आपको मनुष्य के अध्ययन करते हैं। अब मनुष्य में किसका, तो आपको याद रखना है मनुष्य का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है ना, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही जो इतिहास और परंपराएं हैं, ठीक है, मनुष्य को लेकर जो इतिहास और परंपराएं हैं इनका अध्ययन भी ये चीज इस तरीके से होता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तो सिंपल से देखिए इसकी परिभाषा इस प्रकार होती है कि एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्या तो विकास, साथ ही इतिहास, परंपरा और आपका जो रीति रिवाज है उससे संबंधित विषयों का क्या तो अध्ययन किया जाता है। ठीक, बस इतनी चीजें हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजी, इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि ठीक है, तो आर्कियोलॉजी है ना, आपने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। ये बेसिकली करते क्या है, जो ऐतिहासिक या जो प्राग ऐतिहासिक जो विशेषकर क्या है आपके ऐतिहासिक स्थल है उनका क्या तो अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक को ज्यादातर हम लोग किन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पुरातन। ठीक है, तो जो पुरातन तत्व होते हैं, ठीक है, जो पुरातत्व होते हैं या जो पुरातन या ऐसा कहा जाए पुरातत्व, उसका अध्ययन जो है आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये बेसिकली कुछ स्मारक होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं या कोई ऐसा विशेष करके जो क्षेत्र है, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो पुरातात्विक क्षेत्र है या पुरातात्विक क्षेत्र से संबंधित है उसका अध्ययन जो है किसके अंतर्गत, तो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे ठीक है एंड्रोलॉजी, ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए पुरुष का स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक, पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है और पुरुष स्वास्थ्य का अध्ययन जो है एंड्रोलॉजी के अंतर्गत क्या तो किया जाता है। और विशेषकर अगर क्षेत्र इसका आपको याद रखना है तो ये क्षेत्र जो है ना, जिसका अध्ययन किया जाता है ये विशेषकर इनके मूत्र संबंधी और कहा जाए आपके प्रजनन संबंधी क्षेत्र का अध्ययन जो है एंड्रोलॉजी के अंतर्गत क्या तो किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है दोस्त, ये क्या आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास में, इतना ही, और आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। चलिए ठीक है, पर